ये सीड प्रोडक्शन का सेक्टर कभी मजबूत नहीं हो सकता जब तक इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होगा। इस गवर्नमेंट का मकसद है कि ट्रांसफॉर्मेशन सीड लेवल से लेकर हैंड होल्डिंग लेवल से लेकर सब्जियों का काम हो, जो भी हो, इस सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन हो। बिकॉज अगर ये सेक्टर ट्रांसफॉर्म करेगा तो इस सूबे का फार्मर ट्रांसफॉर्म करेगा। हम बहुत सारी चीजें जो हमें जो इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है, हमने वो रिसर्च उनसे ले ली। नाज़रीन, कोई भी मुल्क बीजों की पैदावार में खुद कफील हुए बगैर अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी को पायदार नहीं कर सकता। पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का सीड इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान जो है अपने आला मेयार के सीड पैदा करने की पूरी सलाहियत रखता है। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सीड बनाने का कितना पोटेंशियल मौजूद है और हमारे किसान अगर इसमें सरमायाकारी करें तो इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं। आज हम मौजूद हैं मामू कांजन में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं युक्सल सीड एशिया फार्म। इनके ओनर से बात करेंगे, कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे और हम आपको फार्म की सैर भी कराते हैं। आइए मेरे साथ। कोई भी मुल्क बीज की पैदावार में खुद कफील हुए बगैर अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी को पायदार नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि हर मुल्क जो है अगर उन्हें सस्टेन करना है तो अपने बीज हैं वो खुद पैदा किया जाए। मेरे साथ अभी मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सीड ब्रीडर जो है, जिनका कोई सानी नहीं है और ये पायनियर है पाकिस्तान में, मियाँ शौकत साहब। इनसे इनकी ज़िंदगी का सफ़र पूछते हैं, किस तरह शुरू किया, क्या कर रहे हैं और क्या मंजिलें आगे और तय करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, आपने अपने फार्म पे हमें इनवाइट किया और हम आज आपका जो काम है पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। मियाँ साहब, ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कब से आप एग्रीकल्चर में हैं और ये किस तरह आपको ये शौक़ हुआ इस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 1982 में मैंने मास्टर्स किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 96 में मैं यूके गया। वहाँ मैंने देखा कि एक छोटे से ग्रीन हाउस थे, उसमें टमाटो की प्रोडक्शन हो रही थी। तो मैं उस फार्मर को मिला, उससे पूछा भाई, तो जो इनकम उसने बताई तो वो एक ना मानने वाली थी। तो वहाँ से मैंने बीज खरीदे और 96 में वापस आके बीज लगाने शुरू किए कुकम्बर के और इनके। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ 96 से। बुनियादी तौर पे मैं फार्मर का बेटा नहीं हूँ, मैं एक काटन इंजीनियर का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने पहली काटन इंजीनियरिंग फैक्ट्री 1946 में बिफोर पार्टीशन इस्टेब्लिश की थी। फिर मैं भी उनके साथ बड़ी देर इंजीनियरिंग में रहा, मगर 96 में मुझे फिर एग्रीकल्चर का शौक़ हो गया और एग्रीकल्चर करते 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 फिर आज यहाँ तक जब 2006-07 आया तो मैंने सोचना शुरू किया कि जो सब्जियों के हाइब्रिड सीड हैं वो 100% जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं और इतने महंगे हैं कि हमारे मुल्क के लिए वो अफोर्ड करना एक बहुत मुश्किल बात है। तो फिर मैंने सीड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग की, दुनिया में गया, बहुत दुनिया देखी, बहुत से सीड प्रोडक्शन यूनिट दुनिया के अंदर देखे, बहुत कंपनियों को विज़िट किया। अल्टीमेटली मैंने ये डिसाइड किया कि हमें पाकिस्तान के अंदर सीड ब्रीडिंग शुरू करनी चाहिए। तो अब वो शुरू की और उसके बाद फिर 2013 के अंदर हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी जो तुर्की की थी उसके साथ पार्टनरशिप कंसर्न किया और फिर ये सफ़र शुरू हो गया। तो कितना मुश्किल था आपके लिए इस तरह का डिसीज़न लेना और सीड प्रोडक्शन में आना? मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि कोई काम मुश्किल होता है। जब आपके अंदर किसी चीज़ का पैशन हो तो कोई दुनिया की चीज़, जिस भी चीज़ का आपके अंदर पैशन हो, कोई दुनिया की चीज़ मुश्किल नहीं होती। मैं समझता हूँ दो चीज़ें हैं, एक आप कोई काम अडॉप्ट करते हैं एज पैशन, एक आप कोई काम अडॉप्ट करते हैं एज ए प्रोफेशन। जब आप एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपकी सारी तवज्जो सिर्फ अर्निंग पे होती है। जब आप एज ए पैशन अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपकी तवज्जो अर्निंग तो जो कुदरतें लिखी है वो हो ही जाती है, लेकिन फिर आपकी तवज्जो आपके काम पे होती है। तो कितना ज़रूरी कितना है कि पाकिस्तान में आप जैसी बहुत सी कंपनियां और आएँ और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट? कोई दुनिया में ऐसा हादसा हो जाए जिस तरीके से कि पिछले दिनों वायरस और कोरोना का था, दुनिया के सारी मूवमेंट बंद हो जाए कि जी जहाज़ नहीं चलेंगे, कोई किसी मुल्क से चीज़ नहीं लेंगे, बीमारियों के ख़तरात हैं, कोई वबा फैल जाए और जंग लग जाए और आपको जो सीड 100% आप इंपोर्ट करते हैं उसकी इंपोर्ट बंद हो जाए। आप ख़ुद देख लें, जब आपके पास सीड नहीं होगा तो फिर खाने वाली खुर्दोनोश की अशिया, चाहे आपके पास ज़मीन है तो फिर वो कहाँ से आएंगे? पानी भी होगा, ज़मीन भी होगा, ज़मीन होगी, लोग होंगे, अगर बीज नहीं होगा तो आप क्या करेंगे?
बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि बीज सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और अगर आज हम ये फैसला कर लें कि हमने सीड के अंदर अपने एग्रीकल्चर को और सीड को सेल्फ सस्टेनेबल करना है, तो ये सफ़र 5 साल से ज़्यादा का नहीं है। तो मेरे साथ क्या वजह क्या हुई हमारे, क्यों फार्मर्स आपको फॉलो नहीं कर सके, ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में प्रमोट नहीं हो सकी? सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हमें लोगों को ये सिखाना है भाई काम करो। और सेकंड, हर आदमी इजी मनी की तरफ भाग रहा है कि जी मुझे पैसे मिल जाएं फटाफट, मुझे काम ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें, मॉरल कैरेक्टर्स, ये वो सारी चीज़ें हमें लोगों को सिखाना होंगी। देखें, एक हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, उसके अंदर 200, 300, 400 मरीज़ हैं, मगर डॉक्टर तो एक ही है। वो अपने साथ अपने नीचे वाले स्टाफ को ट्रेन करता है। इसी तरीके से हम अगर चाहें तो अपने ग्रोअर को, अपने फार्मर को, हर शख्स को हम ट्रेन कर सकते हैं कि हमारे साथ आइए, हम आपको ये काम सिखाएंगे। वो सर्जरी तो नहीं कर सकता जी, ये तो फैसला नहीं कर सकता कि इसका क्या करना है, हाँ जी। मगर जो सर्जरी वाले करने वाले लोग हैं उनका मुआवन तो बन सकता है। बिल्कुल ऐसा सही। इसी तरह फार्मर खुद नई लाइनें डेवलप नहीं कर सकता, हाइब्रिड सीड नहीं बना सकता, मगर जो बने बनाए बीज हैं उनके मेल फीमेल, जैसे हमारे वर्कर, हमारे पास हज़ारों के हिसाब से अनपढ़ और कम एजुकेटेड वर्कर हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह सारे मुल्क के दूसरे लोग भी, मैं समझता हूँ, इस काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जल्द हम इसमें तरक्की भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि कुछ फार्मर हमारे साथ जुड़े, हम कुछ लाइनें उनको दें या कुछ आप वैसे काम को उनको साथ अपने मुआवन कराएं, तो तब उनकी कितनी इनकम बन सकती है अगर आपके साथ जुड़ के वो काम करना चाहे? सवाल आपका बहुत गहरा है, मैं इसका जवाब भी आपको गहरा ही दूंगा। क्या मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मैं वो लाइनें फार्मर को देने के लिए तैयार हूँ? फिल वक्त मैं बिल्कुल तैयार नहीं। उसकी वजह है, मॉन्सेंटो पाकिस्तान में आई, मल्टीनेशनल थी, उसने लोगों को लाइनें दी कि आप सब सीड बना के हमें दो। उस वक्त मकई के खेत से लोगों को 40-50 हज़ार रुपए की आमदनी होती थी, उन्होंने 2 लाख की आमदनी के हिसाब से पैसे दिए। पायनियर आई, उन्होंने भी ऐसे किया। फार्मर ने जब ये देखा कि मेरी आमदनी 4 गुना या 3 गुना ज़्यादा हो गई है, तो उसको और मेहनत करनी चाहिए थी। उसने क्या किया? उसने उन कंपनियों की लाइनें ही चोरी कर ली और कह दिया कि हम एक सीड कंपनी है, उन्हीं लाइनों का सीड बना के बाहर ज़्यादा पैसे के लालच के चक्कर में बाहर बेचना शुरू कर दिया और उनकी लाइनें चोरी हो गई। और ये सीड प्रोडक्शन का सेक्टर कभी मजबूत नहीं हो सकता, फॉरेन इन्वेस्टर कभी पाकिस्तान में नहीं आ सकता जब तक इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होगा। ये गवर्नमेंट को काविश करनी होगी। अगर गवर्नमेंट काविश नहीं करेगी, जितने मर्जी लोगों को पैसे बांट लें सीड कंपनियां बनाने के लिए, जो मर्जी कर लें, ना आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, ना लोग आएंगे, ना सीड बनेगा, ना आपकी मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी, ना ही आप एक्सपोर्ट में जा सकेंगे। कितनी फ्रेंडली है गवर्नमेंट पॉलिसी या बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह के इक़दाम करे? मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट सीरियस हो जाए, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने डिस्कशन की, उन्होंने कहा जी हम सारी सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है कोई वो दिन दूर नहीं जब हम अच्छे तरीके से इस सीड इंडस्ट्री को डेवलप कर लेंगे। हम अपने मुल्क के साथ, अपनी डिपार्टमेंट्स के साथ, हम उनके साथ हैं। जब मर्ज़ी हमें बुलाएं, हम उनके साथ बैठेंगे, उनको सजेशन देंगे और ये साथ गारंटी भी देंगे कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल थोड़े पैसों के साथ अगर हम ये काम करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हम सेल्फ सस्टेनेबल भी हो जाएंगे, बल्कि एक सीड एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बन जाएंगे। एक हाइब्रिड सीड और हमारे जो ओपन पॉलिनेटेड सीड हैं, प्रोडक्शन का कितना फ़र्क है? आप हाइब्रिड सीड की थोड़ी सी, मैं आपको सिर्फ इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब 96-7 में मैंने ये शुरू किया, तो उस वक्त देखा हमारे पाकिस्तान के अंदर पार्थिनो कारपेक, जिस कुकम्बर के फील्ड में हम आज खड़े हैं, उस फील्ड के अंदर लोगों की जो मैक्सिमम 1 एकड़ के खीरे के बीज की प्रोडक्शन थी, वो 5 टन, 4 टन, 6 टन देसी खीरे, जिसको हम वो कहते हैं, वो बाज़ार में होते थे, उसको रगड़ें, उसके अंदर बीज हैं, उसको ये करें, उसको वो करें। जब से हमने ये इंट्रोड्यूस कराया, इसकी सीड प्रोडक्शन में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कल 5 टन सी, आज एवरेजली 50 टन पर एकड़ से ज़्यादा है, और जो बेस्ट ग्रोअर हैं वो 1 लाख केजी या 100 टन तक भी इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं और ले रहे। मैं खुद देता रहा हूँ
जब मैं ग्रोअर था, अब तो सीड में आ गया हूँ। जब मैं प्रोडक्शन में था तो 90 से 100 टन यानी 2500 मन तक कुकम्बर एक की खेती 4 महीने के अरसे के अंदर आपको दे सकती है, जबकि इतना गन्ना लेना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल है। कौन कौन से सीड आप हाइब्रिडाइज कर चुके हैं? हम हाइब्रिड और आगे आने वाले में क्या आपकी और किस किस चीज़ों में आ रहे हैं सर? हमारी जो कमर्शियल हाइब्रिडाइजेशन हो गई है वो एक कुकम्बर है, ठीक। उसके बाद टमाटो है, चेरी टमाटो है, बीफ टमाटो है, वो इंडस्ट्रियल टमाटोस हैं, फिर उसके बाद बिटर गोर्ड की बहुत किस्में हैं, करेला जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद मेलन की बहुत किस्में हैं, उसके बाद वाटरमेलन जो है सीडेड है, सीडलेस है, वो है। फिर उसके बाद कलर्ड कैप्सिकम जो रंग बिरंगी शिमला मिर्चें हैं, येलो है, ऑरेंज है, वाइट है, ग्रीन है, रेड है, वो सारी हैं। फिर दूसरी कड़वी मिर्चें हैं, उसमें जलापिनो है, हैबानेरो है, दूसरी तीसरी जितनी भी किस्में हैं मिर्चों की वो सारी हम कर रहे हैं। और अब हमने अपना जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो एक्सटेंड कर दिया। कैरेट, ओकरा, अनियन, पैल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, कोल क्रॉप्स जितने भी हैं, ये सब के ऊपर हमारे प्रोग्राम जो है इन प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह 2 से 3 साल लगेंगे, उनकी भी लोकल प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगी। और ये नहीं है कि हम सीड बना रहे हैं तो सिर्फ उनका मयार कोई नहीं है। ये जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, हमारा सीड उनसे टेस्ट होता है, टेस्ट होके बाहर जाता है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से बीज लेना पसंद नहीं करते, ठीक है, हम उनको नहीं देते, हम फिर किसी और मुल्क को देते हैं, वो फिर री एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो मुल्क जो दुनिया में अपने आप को नंबर 1 कहते हैं और कहते हैं पाकिस्तान से की तरफ से हमारी तरफ हवा भी ना आए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के प्रोड्यूस शुदा बीज उन मुल्कों के अंदर भी काश्त हो रहे हैं और उनको जा रहे हैं किसी न किसी अल्टरनेट वे से। बिल्कुल। और हमें कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। बीजों की पैदावार में खुद कफील होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए अभी मौजूद हैं सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन कुरबानी साहब, जो कि मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर पंजाब में। सर, आप बताइएगा कि किसी भी मुल्क में जो सीड बैंक होता है या सीड बनाने की जो पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट किस तरह उसको अभी इसको देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम पे दावत देने के लिए। आपने बड़ा अहम सवाल किया है। ज़राअत की सबसे मेन इंग्रेडिएंट है सीड। सीड अच्छा होगा, आपकी औसत अच्छी आएगी, सीड अच्छा होगा, आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, किसान को उसका फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितने भी रिसर्च विंग्स हैं उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिलखसूस अगर गंदम की बात करें, शुगर केन की बात करें, कॉटन की बात करें, ऑयल सीड्स की बात करें, राया की, कनोला की, सेसमी की, मस्टर्ड की, और अब सोयाबीन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीड डेवलप किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं बात करूँ आपके साथ राइस का, तो राइस का हाइब्रिड सीड ने पिछले दिनों से मार्केट के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी है। वो चावल की औसतें जो 50-50, 60-60 पन पर रुकी हुई थी, हाइब्रिड सीड्स के आने के बाद वो 90+ माउंट पर चली जा चुकी हैं। कॉर्न के अंदर हाइब्रिड सीड के आने के बाद एक ऐसा इनकलाब कॉर्न इंडस्ट्री में आया है कि आपकी बेल्ट्स हाइब्रिड सीड से कॉर्न कल्टीवेट कर रही हैं, साथ में 2-2 दफ़ा, और बहुत अच्छी एवरेजेस ले रही हैं। तो मुझे इत्तेफाक हुआ पिछले 1 महीना पहले मैंने अमेरिका जाने का। तो अमेरिका में जब गया तो मैंने जाके जब कॉर्टेवा का, जब मैंने BASF का, जब सिंजेंटा का, जब बायर की रिसर्च स्टेशंस देखी, फैसिलिटीज़ देखी, तो यकीन करें आंखें खुल गई। हम अभी हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ हाइब्रिड की जीन एडिटिंग हो रही है, ठीक है। GMO पे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक अरसे दराज से एक ऐसा हवा क्रिएट कर दिया गया कि GMO सेहतों के लिए ख़राब है। तो सवाल मेरा ये है कि जो पिछले इतने सालों से हम कॉटन का GMO लगा रहे हैं, उससे खल बनोला बना रहे हैं, अपनी भैंसों को खिला रहे हैं, तो कितनी भैंसें हमारी बीमार होगी, कितना दूध पीने से लोग बीमार हो गए, कुछ भी नहीं। सो बात यह है कि GMO एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। और अगर आप GMO की छोटी सी मिसाल, जो जितनी भी ये कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, जिनकी हम तमाम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंजेंटा का कर रहे हैं, कॉर्टेवा का कर रहे हैं, पायनियर का कर रहे हैं, बायर का कर रहे हैं,
अगर आप इनका जाएं तो वो एक तस्वीर सब कुछ समझाती है कि एक मक्की की फसल है वो 25 एकड़ पे लगी है और एक मक्की की फसल है जो 2 एकड़ पे लगी है और उनकी एवरेजेस सेम। ठीक है, क्यों एवरेजेस सेम है? क्योंकि जीएमओ टेक्नोलॉजी आती चलती गई, एकड़ेज कम होती गई और एवरेज सेम चलती गई। सो बात यह है कि आप जीएमओ टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए और मैं तो इस चीज़ को बहुत खुशाइन समझता हूँ। शायद इस पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो, लेकिन मैं अपनी सोच के मुताबिक इस चीज़ को खुशाइन समझता हूँ कि जो सोयाबीन का ग्रेन अब आना शुरू हुआ है, तकरीबन 35-37 लाइसेंस मिले हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा होगा कि आपकी कंज्यूमर को मुर्गी की कीमत में सोयाबीन के आने से 100 रुपया पर केजी पे आपकी मुर्गी की कीमत में कमी आएगी। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह उनको मुआवन कर सकती है कि ये पॉलिसीज़ हैं जिस पे जो हमारे आम फार्मर या हमारे सरमायादार जो हैं हाइब्रिड सीड मुकामी सतह पर बना सकें? इधर ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिन्होंने अगले दिन, मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं फैसलाबाद गया, उधर मैं देख कर हैरान हो गया कि जो चीज़ें हम अमेरिका में देख कर आए हैं वहाँ पे वो हमारे फार्मर हैं मियाँ शौकत साहब, वो इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वो सीड की, जनाब वेजिटेबल सीड का काम कर रहे हैं। आपकी ब्रोकली उठा लें, आपका गर्किन उठा लें, क्यूकम्बर उठा लें, करेला उठा लें, वो जनाब शेड्स के अंदर उनका सीड का काम जा रहा है। सो लोगों में बहुत अवेयरनेस है। और सीड, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पानी और सीड ये मेन इंग्रेडिएंट है। तो पाकिस्तान में सीड बैंक का कोई गवर्नमेंट का इस तरह का इरादा है कि हम अपना सीड बैंक बनाएं और अपने हेलम सीड जो पुराने हमारे से उनको सेव करें? तो इसमें गवर्नमेंट जो है, देखिए बिल्कुल है, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें काम भी कर रहा है। देखिए आप दुनिया की साथ पेस मिलाएंगे तो आपकी इकोनॉमी का रिवाइवल होगा, आपकी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी। और इस गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। और इस गवर्नमेंट ने ये शो किया है कि पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की। किसान कार्ड एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर 1 से 12.5 एकड़ के फार्मर्स को अभी तक तकरीबन 20 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है। तो इस गवर्नमेंट का इंसेंटिव मकसद है कि ट्रांसफॉर्मेशन सीड लेवल से लेकर हैंड होल्डिंग लेवल से लेकर सब्जियों का काम हो, जो भी हो, इस सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन हो। बिकॉज अगर ये सेक्टर ट्रांसफॉर्म करेगा तो इस सूबे का फार्मर ट्रांसफॉर्म करेगा, इस सूबे का फार्मर में जिद्दत आएगी और जिद्दत आएगी तो हमारी इकोनॉमी का रिवाइवल होगा। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद है, खालिद खोखर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के, और आज इनसे बात करेंगे किसानों के हवाले से जो हमारे सीड प्रोडक्शन में क्या कंसर्न्स हैं, हमारे ओपन पोलिनेटेड सीड जो हमारे फादर सदियों से उगाते आए हैं उनका लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं हमारे किसान, या हाइब्रिड सीड जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आती है उनको ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि सर आपने अपना कीमती टाइम किसान का पाकिस्तान के लिए आपने हमें दिया। बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो एज ए फार्मर सबसे बड़ा इशू ही सीड है जी। उसमें मैं आपको पता चलूँ कि आपकी जिन फसलों का हम हाइब्रिड सीड बाहर से लेके आए हैं, बस क्या मेज़ का सीड आ गया, उसके अलावा राइस का आ गया, कुछ वेजिटेबल का आ गया। मेज़ के सीड में आप ये देखें हमारी पैदावार होती थी 40 मन, अब हम ले रहे हैं 140 मन तक। बिल्कुल ठीक। हाइब्रिड से अगर राइस की बात करें उसकी पैदावार भी होती थी 40-50 मन मैक्सिमम, आज हम उसकी पैदावार लेते हैं 100, 110, 120, 130 मन तक हम ले रहे हैं। इस तरह वेजिटेबल हैं, बाकी चीज़ें हैं जिनमें हम हाइब्रिड लेके आए हैं। जिन फसलों में हम हाइब्रिड लेके नहीं आए, जदीद टेक्नोलॉजी लेके नहीं आए, फर्स्ट किया कॉटन है, तो कॉटन की पैदावार हमारी 92 में थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, और इस दफ़ा हम मैक्सिमम हम कोई 60 लाख बेल पे चले जाएंगे। यानी कि अब देखें हम पीछे आए हैं, हम आगे नहीं गए। तो बेसिकली वजह यह है कि हम रिसर्च में बहुत पीछे हैं। हमारा पहली बात तो यह है कि एग्रीकल्चर जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, ना होने के बराबर है। अगर ब्राज़ील ने चंद सालों में तरक्की की एग्रीकल्चर में, दुनिया का वो बहुत बड़ा एक मुल्क बन गया, वजह एक ही थी कि उसका रिसर्च का बजट उसका एग्रीकल्चर की जीडीपी का 1.75 है, जिस वजह से वो बहुत ही आगे चला गया। तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इशू, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर बहुत परेशान रहते हैं, वो सीड है, और ख़ुसूसन कॉटन सीड में हम बहुत पीछे चले गए हैं। बिल्कुल सर। हमारा जो लोकल फार्मर है वो अपने खुद के पाकिस्तान में हाइब्रिड सीड बनने कितने ज़रूरी हैं? इस वक्त जो इंतहाई ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, वो रिसर्च है। जी। हम जिस हिसाब से आबादी बढ़ा रहे हैं, अगर हमने अपने रिसर्च पे तवज्जो ना दी, पर एकड़ पैदावार ना बढ़ाई,
एग्रीकल्चर की ग्रोथ ना हुई तो फिर आगे बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। हमारी लायलपुर ज़रई यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी है, ये दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में थी। जब लुधियाना यूनिवर्सिटी इंडिया में बनी तो उन्होंने मॉडल लायलपुर को लिया। हमने उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली। रिसर्च लेने के बाद हम उस वक्त से लेके आज तक वहाँ पे जो स्टूडेंट अपने वहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाबू प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रिसर्च पे नहीं है। अगर आप एक मेडिकल कॉलेज में बच्चा भेजते हैं, 7 अस्पताल साथ होता है। 5 साल वो अगर मेडिकल कॉलेज में 7 अस्पताल में काम कर रहा है और उसके बाद जब वहाँ से निकलता है उसके लिए हाउस जॉब करना मस्ट होता है। पाकिस्तान में ये भी नहीं है स्टूडेंट एग्रीकल्चर के लिए कि वो फार्म पे जाए, जाके कोई काम सीखे, कोई करे। जब तक हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, अपनी एजुकेशन को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटियों को बेहतर नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के पास है। हमने वो रिसर्च उनसे ले ली। हमें वापस यूनिवर्सिटियों को रिसर्च देनी चाहिए और रिसर्च का बजट 2% GDP का करना चाहिए, एग्रीकल्चर की GDP का। फिर मेरा ख्याल में कि उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। और जो बाहर से हमारे पास कंपनियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं उनके लिए लाजमी होना चाहिए कि वो प्रोडक्शन जहाँ पाकिस्तान में करें, वो हमें सीड सस्ता भी मिलेगा, बेहतर भी मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में देखा कि मुल्की सतह पर हाइब्रिड सीड की जो पैदावार है इसमें खुद कफील होना अब वक्त की एक अहम ज़रूरत बन चुका है और इसके साथ साथ मुल्की सतह पर हाइब्रिड और आला क्वालिटी के सीड भी पैदा करने हैं। अगर हमने ज़राअत में आला सीड पैदा करने शुरू कर दिए, इससे ना सिर्फ हम ज़राअत में एक इनकलाब बर्पा कर देंगे बल्कि इसके साथ साथ हम अपने किसानों को भी माशी तौर पर मजबूत कर लेंगे। आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारिक तरीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।